वेलकम बैक जेन जीज टू एग्जाम एक्सप्रेस। तो अब अकाउंटेंसी के बाद आई एम हेयर विद इकोनॉमिक्स। तो देखो, अब जो सीयूईटी का सिलेबस है ना इकोनॉमिक्स का, वो दो पार्ट्स में है। एक माइक्रो जो 11th में पढ़ी थी और एक मैक्रो जो 12th में पढ़ी थी। तो सही, हम ना पहले मैक्रो कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर मैक्रो के। वाई? बिकॉज मैक्रो अभी अभी पढ़ी है तो माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से फिट है, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली आप कर पाओगे। फिर हम करेंगे माइक्रो। वैसे भी माइक्रो में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बच्चों ने वो थोड़ा टाइम पहले पढ़ी थी, तो वो माइंड से थोड़ी ब्लर आउट हो गई होगी। तो पहले हम मैक्रो के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके। देन हम माइक्रो पे आएंगे। सो आर फर्स्ट आज की जो वीडियो है वो बहुत बेसिक सी उस पे है, इंट्रोडक्शन टाइप, और जो बेसिक है नेशनल इनकम का उस पर। तो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो देखो फाइनल गुड होते कौन से हैं। फाइनल गुड्स भी ना दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। पहला हो गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो जो कंज्यूमर गुड्स है ना, वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे जो गुड्स कंज्यूमर्स ने खरीद लिए और वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गए फाइनल गुड्स उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने एक शॉप से खरीदा मिल्क, वो उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट पी रहा है, तो वो हो गया उसके लिए फाइनल गुड। और प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं मेनली फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में, जो एक फर्म खरीदती है एज अ फिक्स्ड एसेट। ठीक, वो हो गया उसके लिए प्रोड्यूसर फाइनल गुड। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमारा फाइनल गुड है। स्टील शीट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। सी, ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वी से एट इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे स्टील शीट्स तो हो गया इंटरमीडिएट गुड। कॉपर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, अगेन ये भी हेल्प कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन में, तो ये भी हुआ इंटरमीडिएट। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड सोल्ड टू हाउस होल्ड। ओके, ठीक, देखो अब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं हाउस होल्ड को बेचे गए हैं, तो हाउस होल्ड्स आगे तो नहीं बेच रहे, हाउस होल्ड्स तो खुद ही कंज्यूम करेंगे ना। तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड खुद कंज्यूम करता है उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स सोल्ड टू द हाउस होल्ड्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following does microeconomics primarily study? माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली क्या स्टडी करता है? नेशनल इनकम कंट्री का नहीं, वो तो हमारा माइक्रो वेरिएबल है। नेशनल जहाँ पे भी हम बड़े लेवल की बात करें तो वो हमारा माइक्रो वेरिएबल होता है। इन्फ्लेशन रेट वो भी नहीं। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, ओके। और ये एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट, अगैन ये भी हमारा हो गया माइक्रो लेवल। तो जहाँ पे भी हम इंडिविजुअल, जहाँ पे भी हम सिर्फ एक एक प्रोड्यूसर की, एक कंज्यूमर की बात करें, एक फर्म की बात करें, तो वो होता है हमारा माइक्रो वेरिएबल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वही स्टडी करता है। सो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल फर्म, जहाँ पे भी आ जाए इंडिविजुअल वहाँ पे वो होता है माइक्रो वेरिएबल। मूविंग टू क्वेश्चन 3, कंज्यूमर गुड्स डिफर फ्रॉम कैपिटल गुड्स इन दैट। अब कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स से अलग क्यों होती है? कंज्यूमर गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। नो, कंज्यूमर गुड्स तो आगे की गुड्स बनाने में तो यूज नहीं होती हैं। ठीक, कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कस्टमर्स। दिस वन इज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कैपिटल गुड्स satisfy immediate wants. No, again no, कैपिटल गुड्स तो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में काम आते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, इमीडिएट वांट्स को तो नहीं होती। कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। यस, वी नो दैट जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर्स होती हैं, तो वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देती हैं हमारे कंज्यूमर्स को। और इसमें एक और पॉइंट है, कैपिटल गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। नो, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं रॉ मटेरियल्स मेनली, कैपिटल गुड्स नहीं। कैपिटल गुड्स तो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, फाइनल गुड्स आर दोज विच, अभी हमने देखो पढ़ा ही है फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, उनको यूज मतलब यूज्ड फॉर होता है। अगर ये होता है ना यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यूज्ड इन हो गया बेसिकली वो एक रॉ मटेरियल बन रहा है।
ठीक, बट अगर वो यूज्ड फॉर होता तो बेसिकली वो मशीनरी है, वो हेल्प कर रही है। आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, हैव नॉट क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री, आर एक्सक्लूसिवली कैपिटल गुड्स। तो देखो जो फाइनल गुड्स है ना वो डायरेक्ट कंज्यूम करे जाते हैं और वो डायरेक्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। देखो याद रखो, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे, जो अपने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हो, और जो बिल्कुल फाइनल है कि आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उन गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। मूविंग टू क्वेश्चन फिफ्थ, which of the following is inventory investment? Okay, now what is inventory investment? Okay, देखो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बेसिकली होता है जो स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास। एक सेकेंड, हाँ, तो द स्टॉक विथ प्रोड्यूसर्स, अब वो जो स्टॉक है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे वो फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं ना जो बिल्कुल कंप्लीट है, बिकने के लिए तैयार है, सेमी फिनिश्ड हो सकता है जो बन रहे हैं, ठीक, या फिर वो बिल्कुल ही रॉ मटेरियल हो सकता है, जो रॉ मटेरियल है वो भी तो आगे काम आएगा ना, तो वो भी इसी में गिना जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ठीक, या तो वो बिल्कुल बन चुका हो, ठीक, बिल्कुल बस बेचने के लिए रेडी हो, या बन रहा हो, या रॉ मटेरियल है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ न्यू मशीन्स बाय फैक्ट्री, नो, न्यू मशीन्स तो फिक्स्ड एसेट हो गया, तो ये तो नहीं आएगा, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। इंक्रीज इन अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स एट द ईयर एंड, और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, ऑब्वियसली नहीं, वेजेस पेड टू वर्कर्स, ये तो फैक्टर पेमेंट हो गया हमारा। सी जो बी पार्ट है, इंक्रीज इन अनसोल्ड फिनिश गुड्स, देखो मैंने बताया कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना वो फिनिश गुड्स इंक्लूड करती है, चाहे वो अनसोल्ड ही क्यों ना हो, ठीक, तो जितना ज़्यादा उनका स्टॉक का पाइल बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा उनकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा उनकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। ओके, एक न्यूमेरिकल है ये। If gross investment in an economy is rupees 500 crore and depreciation is 120 crore, what is net investment? ओके, ये ना अभी आगे भी जो आएगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करना और इन सब में ना ये डेप्रिसिएशन ग्रॉस नेट बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको एक बार ना अच्छे से समझ लो, ठीक, इसको ना एक बेसिकली एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बना लो जिससे आप कर पाओ, ठीक, यहाँ पे लिख लो ग्रॉस, यहाँ पे लिख लो नेट, ठीक, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, तो अब जब हम ग्रॉस से नेट जाते हैं ना ऊपर हम कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और जब हम नेट से ग्रॉस आते हैं तो भी ऐड डेप्रिसिएशन। ये ना अपनी बुक के ऊपर या कहीं पे अगर नोट्स बना रहे हो ना तो ये लिख लो, ठीक, अगर मैं इसे क्लियरली लिखूं तो ग्रॉस की जगह आई एम यूजिंग जी और नेट की जगह आई एम यूजिंग एन, ठीक, एक एरो इधर, एक एरो इधर, ठीक, जब ग्रॉस से नेट पे जाओ तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाओ तो ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक, ये रिलेशनशिप समझ आ जाना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये याद कर लो। अब अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है हमारा 500, ठीक है, और डेप्रिसिएशन 120, नेट इन्वेस्टमेंट बताना है। अब देखो ग्रॉस दे रखा है, हमें नेट पे जाना है, तो व्हाट वी विल डू, हम ग्रॉस में से डायरेक्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक, हमें नेट मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी तो यही है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो आपको नेट मिल गया, ठीक, तो 500 माइनस 120 करोड़, आंसर इज 380 करोड़, ऑप्शन ए। देखो बहुत सिंपल सा था, अगर हमें आप ये वाला रिलेशनशिप पता है ना कि जब ग्रॉस से नेट पे जाओ तो माइनस, नेट से ग्रॉस पे आओ तो ऐड, तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू सेवेंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो अब स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट होता क्या है, स्टॉक कंसेप्ट होता है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगी ना वो होता है हमारा स्टॉक वेरिएबल। फॉर सपोज जैसे एक स्पेसिफिक टाइम पे आप मेजर कर रहे हो, जैसे कि कैपिटल या क्वांटिटी ऑफ मनी
आप एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर करोगे तो स्टॉक कंसेप्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करें, जो फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट इज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ओवर अ पीरियड। ठीक, जो स्टॉक है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फ्लो ओवर अ पीरियड। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर, ओवर अ पीरियड आप देखोगे कि आपको एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो अब इसमें पूछा है विच व्हाट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक हो गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या देखोगे? नेशनल इनकम? नो, नेशनल इनकम तो आप रेगुलर उसमें देखोगे कि हाँ नेशनल इनकम ओवर द टाइम। नेशनल इनकम तो फ्लो कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, देखो जहाँ पे भी ईयर वाइज बात आ जाए ना तो फ्लो में आ जाता है कि आप पूरे साल का देख रहे हो। मनी सप्लाई, यस, मनी सप्लाई आप एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर करोगे एट अ पर्टिकुलर टाइम कि आपके पास कितना पैसा है। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। एंड आउटपुट प्रोड्यूस दिस ईयर, देखो ये भी पूरे साल की बात कर रहा है, दिस ईयर ओवर द टाइम पीरियड, तो ये भी हो गया हमारा फ्लो कंसेप्ट। तो इन चारों में से सिर्फ एक मनी सप्लाई है जो स्टॉक कंसेप्ट है, बाकी फ्लो कंसेप्ट। ओके, असर्शन रीजन। असर्शन है नेशनल इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल। अभी हमने ऊपर देखा, यस नेशनल इनकम फ्लो वेरिएबल है, ये तो असर्शन करेक्ट है। रीजन है इट मेजर्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ टाइम पीरियड, ये भी करेक्ट है। अभी हमने देखा कि फ्लो क्यों है, क्योंकि वो ओवर अ टाइम पीरियड पे आप मेजर करते हो नेशनल इनकम, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब ये देखो, चेक करो कि असर्शन रीजन तो हमने देख लिया, दोनों करेक्ट हैं। अब चेक करो क्या ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यस दे आर एक्सप्लेन, लाइक रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए, तो इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नाइन्थ, रियल फ्लोज आर अपोजिट टू मनी फ्लोज। और देखो रियल फ्लो में पता है क्या है, मनी फ्लो में पता है क्या है। रियल फ्लो हो गया जो वो सर्विसेज वाला, और मनी फ्लो हो गया मनी का, जो पैसे का फ्लो होता है। तो अब हमें देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट क्यों है। मनी फ्लो रिप्रेजेंट्स फिजिकल गुड्स ओनली, नो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मनी रिस्पॉन्ड्स टू रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस ऑब्वियसली। जब रियल फ्लो होगा, जैसे रियल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्लो हुआ गुड्स का एंड सर्विसेज का, तो उसके रिस्पॉन्ड आप क्या पैसे ही दोगे ना, मनी फ्लो ही तो काम करेगा उसके बाद। तो येस दे आर अपोजिट, वाई? बिकॉज मनी रिस्पॉन्ड्स टू रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर भी। बोथ हैपेंस इन द सेम डायरेक्शन, नो, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मनी फ्लोज डू नॉट रिलेट टू गुड्स, ऐसा भी नहीं है, दे ऑब्वियसली रिलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मनी रिस्पॉन्ड्स टू रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, ये वही फाइनल गुड वाला कंसेप्ट अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनल गुड। अब हमें पता है कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, या तो जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे या प्रोड्यूसर्स यूज करे एज अ फिक्स्ड एसेट। तो टीवी बॉट बाय द हाउस होल्ड, ये तो फाइनल गुड है फॉर श्योर, डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है। फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द फार्मर, ओके इसको रुकते हैं, अगला पढ़ते हैं। प्रिंटर यूज्ड बाय एन ऑफिस, ये भी हमारा उनका फिक्स्ड एसेट हो गया। ठीक, गुड सोल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, देखो यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन तो आ ही गया। तो अब ये जो है ना फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर्स, तो ये जो फर्टिलाइजर है ना वो आगे की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये हो गया एक इंटरमीडिएट गुड। वाई? बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन फर्दर प्रोडक्शन, इट इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, बेटर वर्ड हो गया यूज्ड इन। ठीक है, यहाँ पे भी यूज्ड इन आ जाए, जहाँ पे हमें पता लगे ना वो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड। तो इसका आंसर हुआ ये, फर्टिलाइजर यूज्ड बाय अ फार्मर इज नॉट अ फाइनल गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, और स्टेटमेंट 2 है ओनली कंज्यूमर्स आर द फाइनल यूजर्स ऑफ गुड्स। तब देखो पहली स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा से। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, देखो ये स्टेटमेंट तो है फॉल्स। रीजन बीइंग, जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना वो इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल, और वो साथ साथ गुड्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। ऑलराइट, बट जो कैपिटल गुड्स है ना वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट इंक्लूड करते हैं, डू नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल्स। तो आप सारे प्रोड्यूसर गुड्स को, प्रोड्यूसर गुड्स तो एक बड़ा यूनिट हो गया ना,
तो आप सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल यूनिट्स कैसे बोल सकते हो? रादर द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक, ये हुई करेक्ट स्टेटमेंट। So statement 1 is wrong. Up statement 2. Only consumers are the final users of final goods. No, sometimes producers are also the final users in the form of fixed asset they use the goods. तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ both the statement are false. Moving to question number 12. Which of the following leads to expected obsolescence? देखो, अब जो obsolescence होती है ना, वो दो टाइप की हो गई। एक तो expected जो इसमें पूछी हुई है, और एक unexpected। अनएक्सपेक्टेड वो होती है जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो कि हाँ भाई पता नहीं था बट वो हो गया। जैसे अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई नेचुरल कलामिटी हो गई, कोई नेचुरल थ्रेट आ गया, तो वो तो हो गई अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वो होती है जो आपको आइडिया हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। जैसे आपको आइडिया है कि डिमांड आगे जाके चेंज होगी, हर टाइम सेम चीज़ की डिमांड नहीं होगी। अगर हम क्लोथ्स पे एग्जांपल देखें, तो क्या फैशन सेम है? नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैशन बदला, डिमांड बदली। पहले जो अलग टाइप की जीन्स चलती थी अब अलग टाइप की चलती हैं। तो देखो, चेंज इन डिमांड हुई। कहीं ना कहीं जो मेकर्स थे उनको आइडिया तो होगा ना कि हाँ आगे जाके ट्रेंड बदलेगा, एक्सपेक्टेड था। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले लेबर ज़्यादा यूज़ होती थी, अब मशीन्स यूज़ हो रही हैं। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा बेटर ऑप्शन आ जाए। तो वही बात है, हमें आइडिया है तो जहाँ पे भी यू नो द आइडिया कि ऐसा हो सकता है, वो होता है एक्सपेक्टेड का पॉइंट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, चेंज इन डिमांड एज वेल एज चेंज इन टेक्नोलॉजी। और ये जो नेचुरल कैलामिटीज है वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का पार्ट है। Now again a statement based. What is true of microeconomics is also true of macroeconomics. Okay. Statement 2 है, in macroeconomics there is a limited degree of aggregation. तो देखो, पहले स्टेटमेंट पे दोबारा आए। ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रो लेवल पे करेक्ट है वो मैक्रो लेवल पे भी करेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल देखें ना, तो हम एग्जांपल देखेंगे सेविंग्स का। ठीक, सेविंग्स एट अ माइक्रो लेवल इज़ वेरी गुड कि हाँ पैसे बच रहे हैं एक हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, वो सेव कर रहा है। बट अगर हम उसी सेम बात को मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आई डिनोट कर रहे हैं उसको। जो एग्रीगेट डिमांड है एडी, वो भी कम हो गया। तो ये मैक्रो लेवल पे अच्छा नहीं है। लेकिन सेविंग्स माइक्रो लेवल पे, ओ इट्स टू गुड कि हाँ एक हाउस होल्ड सेव कर रहा है अपने आगे के लिए। बट वही हमने सेम उसमें देखा मैक्रो लेवल पे, तो वो ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है कंज्यूमर्स की। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी कि जो माइक्रो पे ट्रू है वो मैक्रो पे भी ट्रू होना चाहिए। दैट इज नॉट द केस। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसका करेक्ट ये भी गलत है, क्योंकि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड नहीं होता है, वो एग्रीगेशन होता है बट नॉट इन द लिमिटेड केस। तो ये भी गलत है और इसका आंसर हो गया बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट 14th, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नो, अभी देखा कि एग्रीगेशन माइक्रो में भी होता है बट इन अ लिमिटेड एक्सटेंट। होता ज़रूर है बट लिमिटेड होता है, लिमिटेड। ओके। और रीज़न है आउटपुट ऑफ अ फर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल। ठीक है, आउटपुट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर इन्होंने सिर्फ एक ही फर्म की बात करी है तो इट इज़ नॉट मैक्रो वेरिएबल, वो तो माइक्रो हो गया ना। जहाँ पे भी हम एक इंडिविजुअल की आउटपुट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन की बात करें तो वो माइक्रो होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगेन फाइनल गुड वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड? मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। नो, वो तो रीसेल करेंगे ना, मतलब आगे जाके बेचेंगे, तो फाइनल कंजम्पशन तो नहीं है।
मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, ओके इसको रोकते हैं। मिल्क यूज टू मेक स्वीट्स फॉर सेल, तो ये भी देखो रीसेल हो रहा है, तो ये भी खुद के लिए तो नहीं है। मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट, वो भी आगे जाके सेल ही करेंगे, अपने पास तो रखेंगे नहीं। तो इसमें डायरेक्ट कंजम्पशन एक हाउस होल्ड कर रहा है, तो इन दिस केस ओनली मिल्क विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड। नेक्स्ट, a machine purchased by a firm for production is classified as, देखो अब मशीन है फॉर प्रोडक्शन, इट इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन नहीं है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। फिक्स्ड एसेट हो गया फर्म के लिए, ठीक, तो जहाँ पे भी ऐसे फिक्स्ड एसेट का काम करे वो, तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओके, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, ये तो हो गया हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ मशीनरी, ओके इसे रोकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हो गया हमारा इन्वेंटरी वाला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स, ये भी हो गया हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो जहाँ पे भी अनसोल्ड स्टॉक हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, जो गुड्स हो वो, क्लोजिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, वो सारा आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। बट जहाँ पे भी कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा जा रहा है ना, तो वो आता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। तो इन दिस केस परचेज ऑफ मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज it is a fixed asset for the firm. Fixed asset for firm. Alright. Next, if net investment is 800 crore and depreciation is 800 crore, then, oh sorry, यहाँ पे gross आएगा। They are asking gross investment. Okay. और net investment है 800, depreciation है 800, तो gross कितना है? अब how do you calculate gross investment? gross निकालने के लिए ना net में depreciation ऐड कर दो। ओके, सो नेट है हमारा 800, डेप्रिसिएशन भी है 800, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 1600 करोड़, ऑप्शन ए। डेप्रिसिएशन अकर्स ड्यू टू, अब डेप्रिसिएशन के ना क्या क्या पॉइंट है। डेप्रिसिएशन होता है एक तो वियर एंड टियर ऑफ द गुड, ओ सॉरी मशीनरी, यूसेज बेसिकली पैसेज ऑफ टाइम, और एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलियंस। तो ये तो देखो 3 पॉइंट्स ने याद करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही है, डेप्रिसिएशन मीन्स द ऑब्सोलियंस ऑफ द मशीनरी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू एक्सपेक्टेड नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही रीजंस हैं जिससे डेप्रिसिएशन होता है। अब सपोज एक मशीनरी है, वो सिर्फ एक पड़ी हुई है, उसको उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी जो वैल्यू कम हुई ना, वो डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं होगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन अकर्स ड्यू टू वियर एंड टियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी विच सेक्टर्स आर इंक्लूडेड। देखो 4 सेक्टर की बात हो रही है, मेनली सेक्टर कौन से होते हैं? एक हाउस होल्ड हो गया, हाउस, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROF। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी। देखो 2 सेक्टर मतलब चारे हुई चीजें आ गई ना 4 सेक्टर इकोनॉमी में, तो सिंपल सा आंसर था इसका। नेक्स्ट, रियल फ्लो इंक्लूड्स, अब रियल फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अ थिंग टू रिमेंबर, रियल मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और यहीं अगर हम मनी फ्लो की बात करते तो वो हो जाता सिर्फ मनी का। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वो फैक्टर पेमेंट्स का पार्ट हो गया, मनी पेमेंट्स मनी फ्लो में आ गया, ट्रांसफर पेमेंट्स का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो रियल फ्लो इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, असर्शन है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैपिटल स्टॉक। ऑलराइट, ठीक है, सही बात है, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल स्टॉक बढ़ाएगा, क्योंकि एट द एंड अगर आपके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है,
अनसोल्ड गुड्स पड़ी हैं तो वो आपका कैपिटल स्टॉक ही बढ़ाएगा। रीजन है अनसोल्ड गुड्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, ये भी करेक्ट है और ये देखो रीजन उसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट इंटरमीडिएट असर्शन है इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। यस, देखो यहाँ पे ना एक चीज बताऊँ, जैसे मान लो फॉर सपोज आप एक केक बना रहे हो, ठीक। अब केक के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल डला, शुगर डला, ठीक है, फ्लेवर्स डले, सब कुछ डला। इसमें शुगर इंटरमीडिएट गुड है, फ्लेवर इंटरमीडिएट गुड है, या आप कुछ और भी डाल रहे हो तो वो भी इंटरमीडिएट गुड है। तो आपने दिए पैसे केक के, ठीक। तो जो केक के अंदर आपने पैसे दिए हैं उसमें 10 रुपए की शुगर, उस 100 रुपीज के फ्लेवर सब इंक्लूडेड है ना। तो आपने एक ही साथ 300 रुपए का केक खरीद लिया जिसके अंदर उसके रॉ मटेरियल्स की प्राइस इंक्लूडेड थी, तो नेशनल इनकम में वो काउंट होगा। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आपने 300 का केक भी खरीदा, साथ में आप 100 रुपए अलग से फ्लेवर्स के भी दे रहे हो और 10 रुपए अलग से शुगर के भी दे रहे हो, नहीं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट वन पीस ऑफ गुड दैट यू आर कंज्यूमिंग, यू आर बाइंग। उसी गुड के अंदर उसका इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन का सारा कॉस्ट कवर्ड है, ठीक। वो अपना कॉस्ट कवर करके ही, जो प्रोड्यूसर है वो अपने सारे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कवर करके ही आपको बेचेगा ना, उससे कम में तो बेचेगा नहीं। उसने केक बनाया 300 का, ठीक, उसको रॉ मटेरियल्स वगैरह सब पड़े 300 का बनाया, तो वो आपको 200 का नहीं बेचेगा, वो अपनी कॉस्ट कवर करके 350 400 ऐसे बेचेगा, ठीक। बट यही अगर आप उसके साथ साथ रॉ मटेरियल के भी गुड्स दे रहे हो पैसे, तो वो तो डबल, 2 बार काउंट हो गए, एक बार एक कंप्लीट केक में और एक बार सेपरेटली। तो इन दैट केस इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। तो आप कोई शुगर के अलग से पैसे नहीं दोगे बिकॉज वो सारे पैसे एक फाइनल गुड के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आप नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ऐड करते हो, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। वाई? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में कवर हो चुकी होती है। ये देखो रीजन में यही है, देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड। तो द आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट, a furniture making firm purchases wood worth rupees 5 lakh, machine 12 lakh. At the end of the year has unsold furniture 3 lakh. Wood purchased by the firm will be, अब वुड जो उन्होंने परचेज करी थी उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड या कंज्यूमर गुड? देखो जो उन्होंने गुड, व्हाई आई एम सेइंग गुड, वुड की बात हो रही है इधर, लकड़ी। तो उन्होंने जो वुड खरीदी वो आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रही है, ठीक है। तो वट एवर गुड विच इज यूज इन फर्दर प्रोडक्शन, यूज इन की बात हो रही है, ठीक, रिमेंबर, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। वाई? बिकॉज वो आगे की चीज बनाने में हेल्प कर रही है, इट इज एन इंटरमीडिएट थिंग। नेक्स्ट, इफ depreciation decreases but gross investment remains the same, then in that case net investment will be, देखो हमने देखा था जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो होती है ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है, ठीक, बट जो डेप्रीसिएशन है ना वो कम हो गई, वो ज़्यादा माइनस हो रही है। पहले डेप्रीसिएशन डी माइनस हो रहा था, अब डी डैश माइनस हो रहा है, वो ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो नेट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि हम ग्रॉस में से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं। तो इन दैट केस नेट इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। नेक्स्ट, in a four-sector economy, household provides labor to firm, government collect taxes, firm export goods, and household receive wages. Wages received by household represent, अब wages जो household को मिली वो क्या है? That is money flow. Wages आप पैसे ही तो दे रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, जो रियल फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके इन रिस्पॉन्स ऑफ मनी ही तो पे करोगे, तो मनी फ्लो ही तो एक्ट करेगा इन दैट केस। तो वो वेजेस है, वो मनी फ्लो का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट? परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, परचेज ऑफ शेयर्स या इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। देखो न्यू मशीनरी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ये भी हमारा फिक्स का पार्ट है।
इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, ठीक। बट जो ये है ना परचेज ऑफ शेयर्स, वो एज सच हम इन्वेस्टमेंट में नहीं काउंट करते, बिकॉज ये एक तरीके से ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये ना सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पेपर है कि एक बंदे ने शेयर्स खरीदे फिर उसने किसी और को बेच दिए, ठीक। तो ये जस्ट एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है ना, कि फर्स्ट बंदे के पास जो शेयर थे और वही सेम शेयर दूसरे बंदे ने खरीद लिए। एज सच तो इकोनॉमी पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है ना, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट जस्ट ट्रांसफर ऑफ पेपर। तो हम इसको फाइनल इन्वेस्टमेंट में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, which inventory stock is maintained by producers to meet future demand? Okay, undesired inventory stock, desired inventory stock या planned inventory stock? This is a quite tricky question. देखो, अगर आपको desired inventory stock का दूसरा नाम नहीं पता ना, तो you won't be able to crack this one question. जो desired inventory stock है ना, उसी का दूसरा नाम होता है हमारा planned inventory, ठीक है। ये वेट, यही उसका दूसरा नाम है। तो ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर्स को पता है कि फ्यूचर डिमांड को फ्यूचर में डिमांड में चेंज आएगा, कम ज़्यादा होगी या कुछ भी, तो वो जो स्टॉक ऐसा बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक या फिर प्लान इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसका आंसर हुआ बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, विच इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल? ठीक है, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू वाला फॉर्म है। Answer is net investment. Net investment leads to addition in the stock of capital. Okay, last question for today. Exports and imports are studied at as which concept? Stock concept या flow concept? देखो हमने देखा जो स्टॉक है वो हो गया एट अ टाइम पीरियड, एट की बात हो गई। जो फ्लो है वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड या फिर ओवर द टाइम पीरियड की बात हो गई। तो जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट है ना, वो एक एक्सेप्शन है। वी से देम एज फ्लो कंसेप्ट, हम उसको मानते हैं, वी एज्यूम इट कि वो एक ड्यूरिंग या ओवर द टाइम पीरियड में मेजर हो रही है। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर द एक्सेप्शन, उनको हम स्टॉक नहीं फ्लो कंसेप्ट मानते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये चैप्टर की जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। So tomorrow I'll be meeting you with another chapter of economics only. पहले अभी हम economics का एक और chapter करेंगे, then we'll get back to business studies. Till then, practice these pre-YQs. Alright, if you have any doubt, do tell me in the comment box. And thank you for today.